नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि डिपेंड कर रहे होंगे वीसीआरएस के ऊपर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी लेक्चर की मैं जब बात कर रहा हूँ कि हम वीसीआरएस के क्वेश्चन करेंगे। सो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। एंड इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो वीसीआरएस एंड साइकोमेट्री, तो मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी जब ब्रीफिंग आपको दी थी कि पूरे आरएसी के अंदर टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स में हम कैसे कैसे क्वेश्चन डील करेंगे, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और साइकोमेट्री, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब वेपर कंप्रेशन हैविंग CO2 रेफ्रिजरेंट, सो इस केस में आपका रेफ्रिजरेंट क्या है, CO2 है, ऑपरेट्स बिटवीन द प्रेशर लिमिट ऑफ 22.68 बार एंड 64.32 बार। ठीक है, आपको प्रेशर लिमिट्स उसने दे रखी हैं। द लिक्विड इन द कंडेंसर गेट कूल्स टू, ओके, द लिक्विड इन द कंडेंसर गेट कूल टू 15 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व। मतलब एक्सपेंशन वाल्व में एंटर करने से पहले आप उसको कूलिंग कर रहे हो 15 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नेक्स्ट, द सिस्टम इज एज्यूम टू बी वर्क ऑन वेट कंप्रेशन। देखिए ऑलरेडी ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि वो वेट कंप्रेशन है, मतलब जो एंट्री पॉइंट है कंप्रेसर का वो किस में है, वेट रीजन के अंदर है। ठीक है, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको दे रखा है, तो एक थोड़ा सा आसान क्या हो गया कि आपको वेट रीजन में दे रखा है और साथ में उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आपको बता दिया। तो इसका मतलब आपको अब उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एंथैल्पीज और एंट्रोपीज और वॉल्यूम्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कंप्रेसर डाटा, स्ट्रोक वॉल्यूम इज 500 cc। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, π/4 d²L। ओके, सो d इज द बोर डायमीटर, L इज द स्ट्रोक लेंथ और cc इसको हम मीटर क्यूब्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। एक आपको RPM भी दे रखा है 500। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है 85%। ओके, द प्रॉपर्टी वैल्यूज आर स्पेसिफिक हीट ऑफ CO2 वेपर, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है वेपर साइड की। ओके, सो अब आप इसमें देखेंगे कि इसके केस के अंदर आपको आपका जो सिस्टम है वो तो ऑपरेट हो रहा है सिर्फ दो प्रेशर लिमिट्स के बीच में। देखिए ध्यान से, वो तो ऑपरेट हो रहा है 22.68 और 64.32 बार। ओके, 22.68 और 64.32 बार के बीच में, बट आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है 50.92 पे, तो इसको हम बाद में समझेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन उसको क्यों देनी पड़ी। ओके, तो इसका मतलब सैचुरेशन जो है इवापोरेटर और कंडेंसर का जो सैचुरेशन ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट्स हैं वो आपकी 22.68 और 64.32 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है, -15 और 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो मैं इसको सैचुरेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे VF, VG, SF, SG, HF, SG, तो F और G मतलब F इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, एंड G इज रिप्रेजेंटिंग सैचुरेटेड वेपर प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो एक डॉम की बात कर रहा है सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है। पावर कंजम्पशन इन किलोवाट मींस ऑटोमेटिकली एक हिंट मिल गया हमको कि हमको जो वर्क ऑफ कंप्रेसर होगा, वो जो वर्क इनपुट होगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मास फ्लो रेट से। उसी टाइम पे आपके पास आंसर आएगा पावर कंजम्पशन का। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है आपका, आज से क्या पूछा है, COP। थर्ड आपसे क्या पूछा है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन किलोवाट। तो अगेन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी किलोवाट में पूछा है, तो उसमें भी m डॉट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को। ठीक है, सो सॉरी, तो इन चीज़ों को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनके फॉर्मूलेस क्या हैं, और कोई भी जो एक क्वेश्चन आता है VCRS का तो उसको आप कैसे प्रोसीड करते हैं। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है VCRS का, तो इसके अंदर मैं आपसे पहले बेसिक डिटेल्स पूरी शेयर कर लेता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर बाकी सारे डिफरेंट वेराइटीज़ भी देखेंगे कि बेसिक ये क्वेश्चंस हैं क्या। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर आपका 4 इक्विपमेंट आपके यूज़ किए जाते हैं। ओके, 4 इक्विपमेंट बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, और वो 4 इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, कंप्रेसर, ओके, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व एंड इवापोरेटर। ओके, तो ये 4 इक्विपमेंट बेसिकली यूज़ होते हैं, और आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो मूव करता है इन 4 इक्विपमेंट के थ्रू, और इन सब का क्या फंक्शन होता है हम उसको भी डिटेल में समझते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, फिर हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो ये सेक्शन सॉरी, तो मैं पहले आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कौन सा इक्विपमेंट का क्या फंक्शन है और किस तरीके से आपका वर्किंग फ्लूइड मूव करता है। ओके, सी अब हम डिटेल में समझते हैं। ये आपका सेक्शन, इसको हम बोलते हैं इवापोरेटर। ओके, नेक्स्ट दिस सेक्शन इज compressor. Okay, this section is condenser and this is basically called as throttling device. Okay, अब हम इसका कुछ एंट्री एग्जिट स्टेट दे देते हैं, 1 2। ओके, 2 पे एंटर कर रहा है, 3 स्टेट पे निकल रहा है, 3 पे एंटर कर रहा है, 4th स्टेट पे निकल रहा है, 4th पे एंटर कर रहा है और 1 स्टेट के ऊपर निकल रहा है। सो एक बेसिक सी चीज़ हम समझते हैं कि कैसे आपको ये समझ आ जाता है कि टॉपिक के नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि वर्क प्रोड्यूसिंग है, वर्क एब्जॉर्बिंग है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इस टॉपिक का नाम क्या है, VCRS। RS मीन्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो नाम से ही आपको ये समझ आ रहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो इसके केस के अंदर हम क्या चीज़ निकालेंगे, COP। ठीक है, जब भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं लाइक योर IC इंजन, अगर आप केस देखें ऑटो साइकिल का, डीजल साइकिल का, डुअल साइकिल का, ब्रेटॉन साइकिल जो आप पढ़ते हैं पावर प्लांट के अंदर, ठीक है, रैंकाइन साइकिल, वहाँ हमेशा आप क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं। तो ये वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। तो इसके केस के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, सो अब हम इसके फंक्शंस को समझते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट क्यों क्यों जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, सो इसके केस के अंदर जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज बोथ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। तो इट इज सॉरी, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, इट इज यूज टू increase the pressure and temperature of the gaseous phase of working fluid। ओके, गैसेस फेस ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो ये आपका कंप्रेसर हो गया। नेक्स्ट हम आपके पास क्या है, कंडेंसर। सो कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर इज अ टाइप ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। ओके, कंडेंसर इज अ टाइप ऑफ ए हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज रिजेक्टेड बाय द वर्किंग फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हीट रिजेक्शन बाय द वर्किंग फ्लूइड, बेसिकली यहाँ वर्किंग फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट। ओके, बाय द वर्किंग फ्लूइड एट constant pressure। okay, next 3 to 4 that is throttling। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन है फ्लो थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड पैसेज और पार्शियली ओपन वॉल्व। ओके, उससे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, उससे इम्पोर्टेंट है कुछ पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल्स के अंदर ओके और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबके अंदर जरूरत पड़ती है। थ्रॉटलिंग का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ओके, इसमें एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इट इज़ अ केस ऑफ इररिवर्सिबल, ओके, इट इज़ अ केस ऑफ इररिवर्सिबल adiabatic process। okay, and throttling always results a decrease in pressure, or you can say that throttling always
रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन। ओके, थ्रॉटलिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी करते रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट्स। ओके, तो बहुत जगह आपको काम पड़ेगा इसका। एंड द लास्ट इक्विपमेंट इज इवापोरेटर। सो लास्ट इक्विपमेंट आपके पास आ गया इवापोरेटर। तो इवापोरेटर भी इज अ टाइप ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। ओके, सो वो भी एक हीट एक्सचेंजर ही है कंडेंसर की तरह, बट इवापोरेटर के अंदर जो आपका रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इन दिस केस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग फ्लूइड। कंडेंसर में क्या करता है, हीट रिजेक्ट करते हैं, इवापोरेटर में क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। सो हीट एब्जॉर्ब्ड ओके बाय द working fluid at constant pressure, at constant pressure। सो अब इसके केस के अंदर एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि जब आप इसके क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको क्वेश्चंस में, जैसे आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें भी आपसे क्या पूछा है, पावर कंजम्पशन, और क्या पूछा है, सीओपी, और क्या पूछा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कैपेसिटी बेसिकली। सो इट मीन्स आपको वर्क इनपुट निकालना पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा, और सीओपी उनका रेशियो होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट का। सो इनके जो फॉर्मूले हैं वो सारे एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में होते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो एंथैल्पी चेंज की टर्म्स में क्यों आते हैं। तो अगर हम समझें तो एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में ये इसलिए आते हैं कि अगर आप रिकॉल कर सकें अपने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट डे बेसिकली जो लेक्चर पढ़ा जाता है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, बेसिक कंसेप्ट्स का, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है कि कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, एक क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो वहाँ पे हमको ये समझाया जाता है कि बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, नोजल, डिफ्यूजर, ये सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो एग्जाम्पल किसके होते हैं, ओपन सिस्टम के। फिर आप बाद में डिटेल में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको समझाया जाता है कि स्टेडी फ्लो मींस क्या, द प्रॉपर्टी डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके अंदर एक बेसिक इक्वेशन पढ़ाई जाती है स्टेडी फ्लो की, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क। ओके, तो जब आपको इवापोरेटर और कंडेंसर और टरबाइन या बेसिकली आप कहें एक्सपेंडर, ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस, थ्रॉटलिंग है हमारे केस के अंदर, कई जगह आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि आइसेंट्रोपिक क्यों यूज़ नहीं करा हमने, आइसेंथैल्पिक क्यों यूज़ करा। हम बाद में डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे सारी, ठीक है। सो इसके केस के अंदर इन सब का फॉर्मूला कैसे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज। तो लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर मैं जैसे टरबाइन का एग्जांपल लेता हूँ, तो टरबाइन के केस के अंदर क्या होता है कि आप एक अजम्पशन करते हैं कि नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, आई एम नॉट टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल, कि अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जीज, वेलोसिटी की वैल्यू इनलेट आउटलेट पे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, डेटम हाइट आपको इनलेट आउटलेट पे दे रखी है, तो उस केस में आपको कंसिडर करना है, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर नहीं दे रखा है तो उस केस में आप उनको नेग्लेक्ट करेंगे, तो उस केस के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो एंड इट इज अज्यूम्ड टू बी एडियाबैटिक, मींस वेल इंसुलेटेड, मींस देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को ये समझ आएगा कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस को क्या कर दिया आपने, नेग्लेक्ट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, हीट को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या बचा, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस W। तो यहाँ पे जो टरबाइन वर्क है वो बेसिकली आपके पास क्या निकल के आएगा, H1 माइनस H2, करेक्ट है, H1 माइनस H2, बट इन अजम्पशंस के साथ में। तो इसी वजह से इस केस में भी जब आप देखेंगे तो आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। अगर आप डायग्राम देखें ध्यान से, देखिए यहाँ पे कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग, तो सबके केस के अंदर एंथैल्पीज की टर्म्स में ही आपके आंसर्स निकल के आएंगे। तो अगर मैं जैसे टरबाइन का केस करूं, तो टरबाइन क्या होता है, इट इज़ अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो कंप्रेसर क्या होता है, इट इज़ अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो अगर आप कंप्रेसर का डायरेक्टली लिखना चाहते हैं, सो कंप्रेसर के केस के अंदर आप उसको क्या लिख सकते हैं कि कंप्रेसर का जो वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, H2 माइनस H1, क्योंकि इन द केस ऑफ टरबाइन द एनर्जी इज इम्पार्टेड from the working fluid to the rotor, but in the case of compressor energy is imparted from the rotor to the working fluid। तो कंप्रेसर के केस के अंदर जो हम एनर्जी इम्पार्ट करते हैं वो रोटर टू वर्किंग फ्लूइड करते हैं, ठीक है, और टरबाइन के केस के अंदर जो एनर्जी इम्पार्ट होती है वो वर्किंग फ्लूइड टू रोटर के अंदर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसर का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम सिमिलरली दोबारा
इवापोरेटर के बारे में बात करें सो दोबारा से आप वही एक्सप्रेशन लगाइए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि अगेन इट इज़ एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम और स्टडी फ्लो एक ही चीज़ है, ठीक है। सो अगेन यू कैन अप्लाई इफ़ यू वांट दिस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 काइनेटिक पोटेंशियल हीट इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वर्क, ठीक है। तो इसके केस में भी कुछ अजम्पशंस आएंगी, इसके केस में भी फिर अजम्पशंस क्या आएंगी कि नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, ठीक है, नेग्लेक्टिंग फिर दोबारा क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, और यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या है 0 है। तो काइनेटिक पोटेंशियल एंड वर्क, ओके, वर्क कैंसिल आउट। सो व्हाट इज लेफ्ट, H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2। तो इसका मतलब जो Q हीट होगा, जो हीट एब्जॉर्ब करी होगी वर्किंग फ्लूइड ने, वो वर्किंग फ्लूइड हमारे सब्जेक्ट के अंदर क्या है अभी रेफ्रिजरेंट है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो CO2 को यूज़ किया गया एज ए रेफ्रिजरेंट। तो हीट एब्जॉर्ब अगर निकालना है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, मतलब आउटलेट माइनस इनलेट, ओके, आउटलेट माइनस इनलेट। तो अगर मैं अपने इस डायग्राम के नोटेशंस के हिसाब से उसको कन्वर्ट करूं तो हमने क्या समझा था आउटलेट माइनस इनलेट। तो इसके केस के अंदर क्या हो रहा है, इसके केस के अंदर हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है, इसके केस के अंदर क्या हो रहा है हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो आउटलेट माइनस इनलेट। तो अगर मैं समझूं यहाँ ध्यान से तो मैं अपने इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे H1 माइनस H4, ओके, बट प्रोवाइडेड डेट वो सारी अजम्पशंस आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं कंप्रेसर के केस के अंदर देखूं तो कंप्रेसर के केस के अंदर जो वर्क है तो वर्क इनपुट जो कंप्रेसर का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा H2 माइनस क्या आ जाएगा H1, ठीक है। अब इवापोरेटर इज अ टाइप ऑफ ए हीट एक्सचेंजर जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द वर्किंग फ्लूइड। कंडेंसर इज अ टाइप ऑफ ए हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब यहाँ पे आउटलेट माइनस इनलेट आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनलेट माइनस आउटलेट। तो एंट्री क्या हो रही है 2 पे और निकल कितने पे रहा है 3 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हीट रिजेक्शन है रेफ्रिजरेंट का उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ H2 माइनस H3 से। क्लियर हो रहा है, H2 माइनस H3 से। सो यहाँ मैंने आपको जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन समझाया था वो 1 से 2 ले लिया, टरबाइन के लिए भी, ओके, कंप्रेसर के लिए भी वही चीज़ ले ली, इवापोरेटर को भी समझाने के लिए 1 से 2 ले लिया। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बट मैंने जो डायग्राम आपका VCRS का बनाया था उसमें इवापोरेटर में एंट्री हो रहा था 4 पे और निकल रहा था किस पे 1 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा H4 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट, ओके। यहाँ पे आ जाएगा आउटलेट पे H1 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वर्क, ओके। अब एक लास्ट चीज़ बचा थ्रॉटलिंग। तो अब हम थ्रॉटलिंग को भी समझ लेते हैं कि थ्रॉटलिंग क्या चीज़ है। थ्रॉटलिंग की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि फ्लो थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड पैसेज, ओके। तो अगेन अप्लाई सेम थिंग, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओके। तो H1 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वर्क, ओके। अब इसके केस के अंदर अजम्पशन क्या है, अजम्पशन फिर क्या है कि नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, ओके, नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, ओके, नेक्स्ट इंसुलेटेड, ओके, नेक्स्ट जीरो वर्क, ओके। तो ये चारों चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे इस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, सो काइनेटिक पोटेंशियल वर्क एंड हीट आर नेग्लेक्टेड। सो यहाँ से जो है वो इक्वेशन क्या निकल जाएगी, इनलेट और आउटलेट की एंथैल्पी क्या है सेम है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि थ्रॉटलिंग का एक और नाम होता है आइसेनथैल्पिक प्रोसेस। यहाँ देखिए ध्यान से, थ्रॉटलिंग क्या होता है आइसेनथैल्पिक प्रोसेस, ओके। सो अब मैंने आपको समझाया नोटेशन 1 और 2 की टर्म्स में, पर रिजल्ट क्या निकल के आया, इनलेट और आउटलेट पे क्या है सेम है। तो अगर आप उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि थ्रॉटलिंग के केस के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ कि H3 और H4 क्या होगा सेम होगा। जस्ट मैंने नोटेशंस को यूज़ कर लिया इसके हिसाब से, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर VCRS में आपका वर्किंग फ्लूइड कैसे कैसे मूव करता है। कंप्रेसर में प्रेशर टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया, कंडेंसर के अंदर उसका हीट रिजेक्ट कर दिया उसने, थ्रॉटलिंग के अंदर उसमें प्रेशर ड्रॉप हो गया कांस्टेंट एंथैल्पी के ऊपर, ठीक है, आइसेनथैल्पिक प्रोसेस होता है। और 4 to 1 के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन होता है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है,
सबसे पहली रिक्वायरमेंट इन क्वेश्चंस के अंदर है कि आप क्वेश्चन पढ़ के ढंग से आप उसका टीएस डायग्राम कंप्लीट करें। अगर आपका ये फर्स्ट स्टेप जो है ये टीएस डायग्राम वाला अगर ये ही गलत हो गया तो आपका सारे के सारे आंसर गलत ही आएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली टीएस डायग्राम के बेसिस के ऊपर ही जो पॉइंट की लोकेशन होगी 1 2 3 4, ठीक है, जो भी एंट्री एग्जिट ले रखे होंगे आपने इक्विपमेंट्स के, अगर वो गलत हो गए तो उस केस में आपकी एंथैल्पीज की वैल्यू गलत आएंगी, एंथैल्पीज गलत आएंगी तो आपका आंसर भी गलत आएगा। सो इट मीन्स आपका 90 से 95% क्वेश्चन वहीं ओवर हो जाता है जहां आपका टीएस डायग्राम सही होता है, ठीक। तो इसीलिए इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि एग्जाम के अंदर भी जब ये क्वेश्चन आए VCRS का स्पेशली, तो प्लीज़ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत जल्दी में गलत मत कर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आराम से उसका टीएस डायग्राम बनाइए, हाँ उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए, उसके अंदर तो आपका सही होगा। तो अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर जो हुआ था तो उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन करा था कार्नोट रेफ्रिजरेशन का, जिसके अंदर हमने ड्राइनेस फ्रैक्शंस निकाले थे और जहाँ मैंने प्योर सब्सटेंस का एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ करा था। तो वहाँ पर आपको याद होगा कि हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, एक मिनट मैं दोबारा से थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ जैसे गलती ना हो, कि ये जब हमने ये टीएस डायग्राम बनाया था, ओके, और वहाँ पे एंथैल्पीज और एंट्रोपीज का फॉर्मूले डिस्कस किए थे, डी और ई, ठीक है। सो ये सबकूल्ड रीजन के अंदर है, ये सैचुरेटेड लिक्विड है, ये वेट रीजन है, ये सैचुरेटेड वेपर है और ये सुपर हीटेड रीजन है। तो हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एंथैल्पीज का एक्सप्रेशन क्या था? डिफरेंट था। तो इट मीन्स अगर आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर तो आपके पास इवापोरेटर है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है, थ्रॉटलिंग डिवाइस है, पर इन सब के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ किससे आए थे? एंथैल्पीज के अंदर। तो इसका मतलब ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसके केस के अंदर अगर पॉइंट 1 की लोकेशन, पॉइंट 4 की लोकेशन, पॉइंट 2 की लोकेशन, अगर इनकी लोकेशन सही है तो ऑटोमेटिकली एंथैल्पीज का फॉर्मूला क्या लगेगा? सही लगेगा और आपके एंथैल्पीज की वैल्यू सही आएंगे। बट अगर लोकेशन ही गलत होगी कि सपोज था वो सुपर हीटेड में और आपने ले लिया सैचुरेटेड वेपर, था वो सैचुरेटेड वेपर पे आपने ले लिया वेट के अंदर, तो उस केस के अंदर आपके एंथैल्पीज की वैल्यूज क्या आएंगी? गलत आएंगी, क्योंकि सबको कैलकुलेट करने के तरीके क्या हैं? अलग अलग है, ओके। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के दोबारा से ढंग से और उसका टीएस डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशर हैविंग CO2 रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट कुछ भी हो सकता है, इसमें हमारी इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला क्योंकि टेबल आपको दे रखी है। ऑपरेट्स विदिन अ प्रेशर लिमिट ऑफ 22.68 एंड 64.32। इसका मतलब क्या है? 22.68 और 64.32 के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है? -15 और 25 डिग्री सेल्सियस के इवापोरेटर और कंडेंसर का फेस चेंज टेम्परेचर, ओके। सो अब अगर मैं इसका टीएस डायग्राम बनाऊं साथ साथ, ठीक है, कि जिससे क्लैरिटी आती रहेगी आपको। देखिए TS। सो अब इसके केस के अंदर क्या है, वो आपको जो टेम्परेचर्स दे रखे हैं रेंज, वो आपको ये रेंज दे रखे हैं इवापोरेटर और कंडेंसर की, ओके। तो अब इसके केस के अंदर टेम्परेचर कितना है उसमें? -15 और 25, ठीक है, वो बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। लिक्विड इन द कंडेंसर गेट कूल्स टू 15 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि आप कंडेंसर का प्रेशर आप देखेंगे तो प्रेशर कितना था? 64.32। तो 64.32 बार के ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 25। तो इसका मतलब अगर कंडेंसर को वो लीव कर रहा है फेस चेंज पे ही, सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज के ऊपर लीव कर रहा है, तो उस केस में उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए था? 25। आप समझ पा रहे हैं? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज ये कंडेंसर है, ओके। तो कंडेंसर और ये इवापोरेटर सेक्शन है, तो कंडेंसर के कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर कितना है? 64.32। तो कंडेंसर को, क्योंकि कंडेंसर के अंदर क्या होता है? हीट रिजेक्शन होता है। हीट रिजेक्शन होता है तो अगर जब हम एक नॉर्मल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं तो उसके केस में क्या होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि इवापोरेटर का आउटलेट क्या है या कंडेंसर का आउटलेट क्या है, तो उस केस में हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? कंप्लीट इवापोरेशन एंड कंप्लीट कंडेंसेशन। बट इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 64.32 पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है?
25 डिग्री सेल्सियस। बट कंडेंसर को वो लीव कहाँ पे कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, द लिक्विड इन द कंडेंसर गेट कूल टू 15 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व, क्योंकि कंडेंसर के बाद वो एंटर कर रहा है एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व में कहाँ एंटर कर रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब इसके केस के अंदर ये यहाँ पे सबकूल्ड रीजन के अंदर जा रहा है। ओके, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही आ गया। ओके, सो अब इसके केस के अंदर नेक्स्ट थिंग, द सिस्टम इज अज्यूम टू बी वर्क ऑन ए वेट कंप्रेशन, और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, 0.9। तो इसका मतलब उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको दे रखा है 0.9। तो इसका मतलब ये भी फिर गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि जब मैंने आपको ये जो 0.1 है मैंने कहाँ दे रखा है, एंट्री पॉइंट कंप्रेसर का, कहाँ लिख रखा है, मैंने लिख रखा है वेट कंप्रेशन, मैंने खुद ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वेट कंप्रेशन। ओके, 0.1। बट यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये चीज़ मेरे को क्या दिखा रहा है, कंप्लीट इवापोरेशन। तो ये वेट कंप्रेशन नहीं है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, सैचुरेटेड वेपर। तो देखा, अगर आप ये पॉइंट ले रहोगे तो गलती हो जाएगी। कैसे, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर पे तो क्या देखते हैं एंथैल्पी का, Hg, पर यहाँ पे तो 0.1 किस में, वेट में, तो यहाँ पे Hg नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, HF प्लस X HFG। तो हम डिटेल में समझेंगे। ओके, अभी तो मैं आपको बस जस्ट ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, जिससे आप उसके अंदर मेन पॉइंट समझ सकें। यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखा है, आरपीएम दे रखा है, वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, एंड प्रॉपर्टी वैल्यूज़। ठीक है, तो अब हमें इस डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सबसे पहले। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटा को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ साथ उसके टीएस डायग्राम बनाते चले जाएंगे। सॉरी, देखिए, सो अब इसके केस के अंदर क्या है, इसके केस के अंदर एंट्री पॉइंट कंप्रेसर का क्या दे रखा है, वेट कंप्रेशन। अगर वेट कंप्रेशन दे रखा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा जाएगा, ये पॉइंट नंबर 1 कंप्रेसर के अंदर ही पॉइंट 1 पे हो रही है। पर अब एक और डाउट आ गया, एक और डाउट क्या आ गया, मैं बहुत सारी केसेस इससे डिस्कस कर रहा हूँ तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एक और डाउट क्या आ गया, आपको क्वेश्चन ने ये बताया है कि एंट्री पॉइंट कंप्रेसर का क्या है, एंट्री पॉइंट कंप्रेसर का वेट है, पर आपको ये तो बताया नहीं कि 0.2 जो एग्जिट है कंप्रेसर का वो कहाँ पे है। तो इसका मतलब आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि 0.2 यहाँ पे है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज मैं एक साइकिल ले रहा हूँ और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 0.1 है और ये 0.2 है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, ये भी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 0.1 है और ये 0.2 है। इसका मतलब ये भी किसके अंदर है, वेट रीजन के अंदर है। ये पॉइंट किसके अंदर है, सुपर हीटेड रीजन के अंदर है। क्लियर हो रहा है ना आपको, तो ये भी किसके अंदर है, सुपर हीटेड रीजन के अंदर है, और ये किस पे है, सैचुरेटेड वेपर पे है। तो मैं बार बार आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या है कि इसका टीएस डायग्राम सही होना चाहिए। अगर टीएस डायग्राम सही है तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर टीएस डायग्राम गलत तो आपका क्वेश्चन गलत। ठीक, तो इसका मतलब उसने बोला है कि 0.1 जो है वो वेट रीजन में है, पर उसने ये नहीं बताया आपको 0.2 कहाँ पे है। क्लियर है, तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। 1 से 2 जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, वो होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इसका मतलब फिर आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा है। आपने तीनों में ही क्या बनाई है, वर्टिकल लाइन, तीनों में क्या बनाई है, वर्टिकल लाइन बनाई है। तो इसका मतलब अब हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि S1 = S2 है। यस, परफेक्ट है, S1 = S2 है। तो इसका मतलब 0.1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं एंट्रोपी को निकाल लूँ और फिर 0.2 के वो इक्वल होनी चाहिए एंट्रोपी के। तो यहाँ पे आप अगर टेबल देखोगे ध्यान से तो 64.32 ये कंडेंसर प्रेशर है। ओके, कंडेंसर के कोरस्पॉन्डिंग 25 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे एसजी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.9912 है। तो अगर जब मैं S1 निकालूंगा तो चाहे 0.2 वेट रीजन में हो, चाहे 0.2 सैचुरेटेड वेपर पे हो, और चाहे 0.2 सुपर हीटेड रीजन में हो। क्लियर, तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर कोई सा भी केस होगा तो क्या सब में S1 और S2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए,
यस होनी चाहिए, क्योंकि वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। अगर S1 और S2 की वैल्यू सब में सेम होनी चाहिए तो अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि पॉइंट 2 की लोकेशन क्या है? तो मैं क्या करूँगा, जस्ट S1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ और SG से उसको कंपेयर कर लेता हूँ। कौन से कंडेंसर वाले, तो कंडेंसर वाले SG से कंपेयर कर लूँगा, तो उससे मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा पॉइंट 2 कहाँ है, वेट के अंदर है, सैचुरेटेड वेपर पे है या सुपर हीटेड रीजन में है। तो इससे ज़्यादा अगर आएगा तो सुपर हीटेड में होगा, इसके इक्वल आएगा तो सैचुरेटेड वेपर पे होगा, और अगर इससे कम आएगा तो कहाँ पे होगा, वेट रीजन के अंदर होगा। तो इसका मतलब हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया, देखो ध्यान से पढ़ो। मैंने ये बोला कि क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि जो पॉइंट 1 है, ओके, वो वेट रीजन के अंदर है, ओके, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। बट पॉइंट जो 2 है इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है? पॉइंट 2 क्या हो सकता है, पॉइंट 2 भी वेट रीजन के अंदर हो सकता है, ओके। पॉइंट 2 सैचुरेटेड वेपर के ऊपर भी हो सकता है, लाइन के ऊपर, और पॉइंट 2 सुपर हीटेड रीजन के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम ये तीनों डिसाइड कैसे करेंगे कि है कहाँ पे पॉइंट 2, ओके। तो उसके लिए मेरे को ये समझ आया कि क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो S1 और S2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या हम S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं, क्योंकि ड्राइनेज फ्रैक्शन दे रखा है और टेबल आपको दे रखी है, वहाँ से SF प्लस X SFG करके आप ड्राइनेज फ्रैक्शन निकाल दे रखा है, तो वहाँ से आप क्या निकाल लोगे, S1। बट S2 के इक्वल होगा, तो S2 के इक्वल होगा तो जो 2 पॉइंट है अगर सैचुरेशन पे हुआ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं एक केस समझा रहा हूँ। तो अगर पॉइंट 2 सैचुरेशन पे हुआ तो इसका मतलब ये जो कंडेंसर का प्रेशर है, इस प्रेशर पे जो SG2 होगा क्या वो उसके इक्वल होना चाहिए? यस। तो अगर सैचुरेटेड वेपर पे है तो इसका मतलब, अगर सैचुरेटेड वेपर पे है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि S1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, SG2 के बराबर, करेक्ट है। S1 की वैल्यू अगर वो वेट रीजन के अंदर हुआ तो इसका मतलब S1 की वैल्यू SG2 से क्या आएगी, कम आएगी, और अगर सुपर हीट रीजन में हुआ तो S1 की वैल्यू SG2 से क्या होगी, ज़्यादा। तो सिंपल सी चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो वेट रीजन में होगा तो S1 की वैल्यू SG2 से क्या होगी, G2, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट 2 कहाँ पे होगा एग्जैक्टली, पॉइंट 2 की तो लोकेशन इसमें निकालोगे वेट रीजन में, फिर दोबारा आपको ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर SG2 के इक्वल हुआ तो वो कहाँ पे होगा, सैचुरेटेड वेपर पे, और अगर ग्रेटर हुआ SG2 से तो वो कहाँ पे होगा, सुपर हीटेड रीजन, क्लियर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले TS डायग्राम तो जब ही बना पाएंगे क्योंकि हमें ये पता ही नहीं पॉइंट 2 का है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमें S1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओके। सो देखिए अब ध्यान से, S1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। S1 जो पॉइंट है इवापोरेटर प्रेशर पे 22.68, तो इसका मतलब अब हमें ये 2 डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। और ड्राइनेज फ्रैक्शन आपको कितना दे रखा है, ड्राइनेज फ्रैक्शन आपको दे रखा है 0.9, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, सी। सो S1 देखिए, सॉरी S1 क्या होगा, SF1 प्लस X1 इंटू SG1 माइनस SF1, ठीक है। तो ये कौन से प्रेशर पे है, इवापोरेटर प्रेशर पे। तो हम वैल्यूज़ देखते हैं, वैल्यूज़ मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आसानी से फिर आपको दिख जाए, ठीक है। देखिए तो 22.68 पे SF 0.1976, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 0.1976, ड्राइनेज फ्रैक्शन आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.9, ठीक है, 0.9, SG2 1.2567 माइनस 0.1976, ओके, 0.1976। तो यहाँ से आपके पास S1 की वैल्यू निकल के आएगी 1.15079 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे, तो वैल्यूज़ आपको लिख दिया, आप आराम से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें इसको हमने क्यों निकाला S1 को, हमने S1 को इसलिए निकाला क्योंकि S1 और S2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। S1 और S2 की वैल्यू सेम होगी तो हम उससे पॉइंट 2 की लोकेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, अगर हम देखें SG2 की वैल्यू कंडेंसर प्रेशर के ऊपर,
ओके। SG2 की वैल्यू अब ध्यान से देखिएगा, कंडेंसर प्रेशर कितना है 64.32, उस पे SG 0.9912, ओके 0.9912 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब ये तो क्लियर हो गया कि S1 S2 के तो इक्वल होगा, पर S1 SG2 के इक्वल नहीं है। अगर S1 की वैल्यू 0.9912 होती तो उस केस में 0.2 कहाँ पे होता, सैचुरेटेड वेपर पे, मतलब कंप्रेसर का एंट्री वेट रीजन में और कंप्रेसर का एग्जिट केस में सैचुरेटेड वेपर के अंदर है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये सैचुरेटेड वेपर पे नहीं होगा 0.2, तो 0.2 या तो सुपर हीटेड रीजन में होगा या फिर आपका किस में होगा, वेट रीजन के अंदर। अब हम वो कंडीशन देखते हैं जो हमने समझी थी। हमने कंडीशन क्या समझी थी कि अगर S1 की वैल्यू SG2 से ज़्यादा है कि जो कि है अभी केस में, तो 0.1 कहाँ पे होगा, 0.2 कहाँ पे होगा, सुपर हीटेड रीजन के अंदर। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं प्रॉपरली, देखिए ध्यान से, बिकॉज S1 इज ग्रेटर देन SG2 ओके एट कंडेंसर प्रेशर, ओके देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट द पॉइंट 2 in lies in superheated region, ओके 0.2 लाइज इन सुपरहीटेड रीजन। तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ निकल गई। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं, अब हम इसका बना सकते हैं प्रॉपर्ली TS डायग्राम, ओके TS डायग्राम। तो बनाते हैं दोबारा से TS डायग्राम, ठीक है। देखिए अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो ये T, ये S और ये आपका डाउन बन गया, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 0.1 कहाँ पे दे रखा है, वेट कंप्रेशन वेट रीजन के अंदर, और 0.2 अभी हमने निकाल लिया कि 0.2 कहाँ पे होगा, सुपर हीटेड रीजन के अंदर होगा। तो सुपर हीटेड रीजन के अंदर होगा, तो यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसके बाद वो किसके अंदर जाएगा, इसके बाद वो जाएगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर इज अ टाइप ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। अगर वो हीट एक्सचेंजर है तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी। बट इसके अंदर भी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। देखिए कंडेंसर का जो एंट्री है वो तो क्लियर हो गया, कंडेंसर का एंट्री क्या हो गया, कंडेंसर का एंट्री हो गया सुपर हीट रीजन, पर कंडेंसर का जो एग्जिट है अभी वो क्लियर नहीं हुआ आपके पास, ठीक है। ध्यान से देखो, तो कंडेंसर का जो एंट्री है वो तो क्या हो गया, सुपर हीटेड रीजन, बट इसको मैं नाम भी दे देता हूँ कोई पॉइंट का, ठीक है। ये लेट अस अज्यूम पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये 2 डैश और ये 3 डैश, ओके। मैंने 3 डैश क्यों दिया वो मैं बाद में नोटेशन हम समझ लेंगे, ठीक है। बट अब इसके केस के अंदर एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि पॉइंट जो कंडेंसर का एग्जिट है वो कहाँ पे है। अब कंडेंसर का जो एग्जिट है तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि द लिक्विड इन द कंडेंसर गेट कूल टू 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। बट अगर कंडेंसर प्रेशर के ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर देखोगे तो कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब उसके केस के अंदर भी क्या हो रही है, सब कूलिंग, ओके। तो इसके केस के अंदर क्या हो रही है, सब कूलिंग। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल सैचुरेटेड लिक्विड से टच होता है, बट समझाने के लिए, क्योंकि फिर वो आपको क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से मैं उसको डेविएट कर रखा है थोड़ा सा अलग डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। बुक्स के अंदर भी आप ऐसे ही देखोगे, बट एक्चुअली में वो बिल्कुल सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर ही लाई करता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3, क्लियर है। और इसके बाद ये क्या आ जाता है, थ्रॉटलिंग, ठीक है, थ्रॉटलिंग। तो और इसके बाद क्या है आपका इवापोरेटर, तो ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट क्या होगी उसके अंदर ऐड, तो ये क्या हो गया इवापोरेटर, और ये क्या चीज़ हो गया कंडेंसर, और ये क्या हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये S1 इज इक्वल टू क्या आ गया, S2, क्लियर है, S1 इज इक्वल टू S2। तो अब अगर मैं टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ दिखाऊं, ठीक है, टेम्परेचर्स की वैल्यू अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो
रफली क्या वैल्यू आ जाएगी। देखिए टेबल देखनी पड़ेगी उसके लिए। टेबल देखिए कितना है, -15 डिग्री सेल्सियस और 25 और 15, ठीक है। तो ये इवापोरेटर वाला ये कितना पे है, -15 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये कंडेंसर के अंदर कंडेंसर का एग्जिट और एक्सपेंशन वाल्व का एंट्री, ठीक है। और ये आपका हो गया सैचुरेशन टेम्परेचर जो आपका दे रखा था, ठीक है। तो इसके केस के अंदर नेक्स्ट, इसके केस के अंदर जो प्रोसेस 1 to 2 है वो आपका कैसा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही होता है। तो हम बाद में क्वेश्चन भी करेंगे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जब आपको दे रखी होती है, एडियाबैटिक एफिशिएंसी दे रखी होती है, तो उस केस में अलग हो जाता है, ठीक है। वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। प्रोसेस जो 2 to 3 हो रहा है ये आपका किसके अंदर हो रहा है, कंडेंसर के अंदर। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट रिजेक्ट हो रही है। सो कांस्टेंट प्रेशर heat rejection, okay. Now process 3 to 4, 3 to 4 क्या है, थ्रॉटलिंग, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कांस्टेंट एंथैल्पी एक्सपेंशन, ठीक है। एक चीज़ और आपने ध्यान दी, ये ऐसा क्यों बना है कर्व टाइप का, तो ये इसलिए बना है क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ याद करने को बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शायद आपको याद भी होगा, थर्मो में भी कई बार यूज होता है कि थ्रॉटलिंग इज अ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंट्रोपी चैप्टर के अंदर आपको समझाया जाता है कि एंट्रोपी इज नथिंग ऑफ ए सिस्टम, इट इज़ अ समीशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, या एंट्रोपी जनरेशन भी बोलते हैं हम उसको, प्लस एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन। अब क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर ये क्या है, एडियाबैटिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी किसके इक्वल आ जाती है, एंट्रोपी जनरेशन के इक्वल। और ये आपको पता होगा कि एंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्योंकि ये इस केस के अंदर इरिवर्सिबल ऑटोमेटिकली दे रखा है, इरिवर्सिबल अगर दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एंट्रोपी गारंटेड क्या करेगी, बढ़ेगी। तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 4 से, ठीक है, 4 से कर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और क्या बच गया आपका, और बच गया प्रोसेस 4 to 1, ओके, प्रोसेस 4 to 1। तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है। और ये बेसिकली कौन से इक्विपमेंट के अंदर होता है, इवापोरेटर। तो ये ही होता है जो आपके रूम से हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो सपोज आपका एक रूम है, तो इनिशियली हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो आपने उसके अंदर क्या करा, आपने उसके अंदर 25 डिग्री सेल्सियस का सेट पॉइंट कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपके रूम का टेम्परेचर इतना हो गया, तो इसने हीट लॉस करा, तो किसी ने गेन करा, जिसने गेन करा उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट ने गेन करा, जब वो हीट गेन करेगा तो डेफिनेटली उसकी एंट्रोपी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 4 to 1 प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही आपका क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट। तो इनफैक्ट जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पावर कंजम्पशन, COP और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना है। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कुछ नहीं है, m./RE, और RE क्या है, H1 - H4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस TS डायग्राम को, क्योंकि इसकी ज़रूरत मेरे को बार बार पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप तो क्या है, फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन के अंदर TS डायग्राम को बनाना। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है हर पॉइंट की क्या निकालनी है, एंथैल्पीज। क्योंकि आप COP निकाल लीजिए, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, कैपेसिटी है, वर्क इनपुट है, पावर इनपुट है, कुछ भी आप निकाल लीजिए, सबके अंदर जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी डिफरेंस आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट का क्या निकाल लेते हैं, एंथैल्पी, और फिर उसके आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सो एंथैल्पीज निकालने के लिए मेरे को इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम उससे सबसे पहले उस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हर एक पॉइंट की एंथैल्पीज निकालते हुए। तो पॉइंट नंबर 1 कौन सा रीजन में है, वेट रीजन के अंदर। तो वेट रीजन का फॉर्मूला क्या होता है, वेट रीजन का फॉर्मूला होता है HF1 + X1 × Hg1 - HF1, ओके। अब HF1 की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, किस पे है, लोअर पे 22.68 के ऊपर HF है जी, ये रहा 49.62,
49.62। ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको दे ही रखा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.9, ठीक है। Hg की वैल्यू 322.86 माइनस 49.62, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा H1, ठीक है। मैं H1 की वैल्यूज लिख देता हूँ 295.536 295.536 किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, लास्ट में हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। 295.536 किलो जूल पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन से पॉइंट पे चलेंगे? नेक्स्ट चलेंगे हम पॉइंट 2 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे किसके ऊपर? पॉइंट 2 के ऊपर, ठीक है। सो पॉइंट 2 कौन से रीजन के अंदर है? पॉइंट 2 है सुपर हीटेड रीजन के अंदर। सो पॉइंट 2 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Hg2 ठीक है, प्लस Cp ऑफ वेपर, CO2 रेफ्रिजरेंट है आपका, इनटू T2 माइनस T2 डैश, परफेक्ट। अब Hg2 ये 2 किसके ऊपर है? 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर, ठीक है। सो 25 डिग्री सेल्सियस कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर अपने को क्या चाहिए? Hg की वैल्यू कितनी है? 283.63। सो 283.63 प्लस CPO वेपर, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए 2.4। बट एक प्रॉब्लम होगी, T2 अननोन है, T2 डैश ये टेम्परेचर डिफरेंस है, चाहे तो 25 लिख लीजिए, चाहे 298 केल्विन के टर्म्स में लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 298, ठीक है। मैंने उसको केल्विन की टर्म्स में लिख दिया है। बट एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या? कि यहाँ पे T2 अननोन है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब T2 कैसे निकालोगे? तो T2 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? T2 निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे? S1 इक्वल टू S2, ठीक है। S1 इक्वल टू S2 यूज़ कर लेते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। S1 इक्वल टू S2। पर पॉइंट 1 कहाँ पे है? पॉइंट 1 वेट रीजन के अंदर है। तो वेट रीजन के अंदर है तो SF1 प्लस X1 इंटू SG1 माइनस SF1। तो भैया सारा खेल ही किसका है? सिर्फ TS का। तो TS अगर सही है तो उसके बाद आपको फॉर्मूलेज याद होंगे, तो उसके बाद बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आपका आंसर निकल जाएगा। और पॉइंट 2 कहाँ पे है? पॉइंट 2 आपका है सुपर हीटेड रीजन के अंदर। सुपर हीटेड रीजन है तो Sg2 डैश प्लस Cp ऑफ वेपर ln T2 अपॉन T2 डैश। बट एक चीज़ है, हमें S1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि S1 तो हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। क्योंकि अगर S1 पहले नहीं निकाला होता तो पॉइंट 2 की लोकेशन कैसे आपने लोकेट कर ली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, S1 की वैल्यू डायरेक्टली वहीं से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। हम देख लेते हैं कौन सी स्लाइड के अंदर आंसर है उसका। दिस शेयर 1.15079, तो 1.15079 1.15079, क्लियर है। तो ये वैल्यूज हम पहले ही देख चुके हैं। अब 2 डैश कहाँ पे है? सैचुरेटेड वेपर पे है। कौन से पे? कंडेंसर वाले पे, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसकी वैल्यूज देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू टेबल से देख लेते हैं। सो 25 डिग्री सेल्सियस ये रहा, और उसके ऊपर 0.9912 मिल गया। सो इट्स इज 0.9912। CPO वेपर कितना है? 2.4, ये आपको दे रखा था, ठीक है। T2 डैश यहाँ पे मत यूज़ कर लेना भाई, 25 डिग्री, ठीक है। ये कैपिटल T है, कैपिटल T मीन्स इट शुड बी इन केल्विन। यहाँ डिफरेंस था, ठीक है। अगर कोई सोचे कि यहाँ क्यों कर लिया भाई, यहाँ कर लेते फिर 25, यहाँ तो आप कह रहे थे 25 सही है। अरे बाबा यहाँ पे ये डिफरेंस हो रहा है, अगर डिफरेंस हो रहा है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साइड ऐड हो जाएगा 273, ठीक है। पर यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके केस के अंदर यहाँ पे अननोन क्या है? T2। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? T2 की। तो T2 की वैल्यू निकल के आएगी 318.48 केल्विन, ठीक है। आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझिए, ठीक है। अब हमने T2 क्यों निकाला था भाई? हमने को चाहिए था H2। तो अब हम क्या करेंगे, इस T2 को पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, और वहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा? H2। और H2 की वैल्यू निकल के आएगी 332.80 किलो जूल पर केजी। समझ आ रहा है?
ठीक है, 332.80 किलो जूल पर केजी। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ लिख लेता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि ये सारे डाटा हमें यूज़ ज़रूरत पड़ेगी। 332.80 किलो जूल पर केजी। अब एक चीज़ और मज़ेदार है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं कि वेट कंप्रेशन का हो गया, ठीक है, 0.2 की लोकेशन कैसे सेट करोगे, ठीक है, उसके बाद 0.3 वहाँ पे क्यों आया सब कूल्ड रीजन के अंदर, हमारा तो आना चाहिए था 3 डैश के ऊपर, ठीक है। अब एक और नई चीज़ है इसके अंदर, ध्यान से पढ़ो, देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि लिक्विड जो कंडेंसर के अंदर हो रहा है वो कूल हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 15 तक। बट अगर हम इस डाटा को देखें तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि कंडेंसर का सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 25, तो इसका मतलब 15 के ऊपर मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन समझते हैं तो उसके अंदर तो बेसिकली करते क्या थे हम, देखो इसके केस के अंदर हम क्या करते थे, H3 डैश माइनस CP ऑफ लिक्विड इंटू T3 माइनस T3 डैश, करेक्ट है, ये तो लगाएंगे। पर भाई इस क्वेश्चन के अंदर एक अजीब सी चीज़ हो गई, T3 आपके पास है, T3 डैश आपके पास है, H3 डैश आप देख लोगे, ठीक है, चार्ट के अंदर वो टेबल के अंदर आपको दे रखा है, बट प्रॉब्लम किसका हो गया, CP ऑफ लिक्विड का, ये आपको नहीं दे रखा। देखो ध्यान से, CP ऑफ वेपर है, ये प्रॉपर्टी वैल्यूज आर स्पेसिफिक हीट ऑफ CO2 वेपर की वैल्यू दे रखी है, लिक्विड की नहीं। ये मत कर देना कि लिक्विड और वेपर एज्यूम सेम, ठीक है, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, ओके, ऐसे नहीं करना। तो इसका मतलब इसके केस में CP ऑफ वेपर है, ये लिक्विड अपने को चाहिए, तो अब लिक्विड नहीं है। तो फिर दूसरी बात एक और चीज़ ध्यान में आई कि यार इतना बड़ा हमने क्वेश्चन अभी तक कर लिया, बट अभी तक कहीं पे भी इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, ये वाली टेबल की, देखो ये वाली टेबल की, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस टेबल की। ये डाटा आपने कहाँ यूज़ करा, कहीं यूज़ नहीं करा, तो अब इसका यूज़ आएगा। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो अलग दे रखा है 50.92 और यहाँ प्रेशर कितना है 64.32। तो इसका मतलब ये उसी प्रेशर की तो बात कर नहीं रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं TS डायग्राम देखूंगा, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, तो इसके केस के अंदर ये जो है वो बिल्कुल इससे लिक्विड लाइन से बिल्कुल पास में ही होता है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। वो जस्ट आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए वो थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, बट वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल नियर टू सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है, क्योंकि इस साइड लिक्विड की साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और दूसरी तरफ अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम देखोगे तो हम एंथैल्पी जो है ऑलमोस्ट, तो जो H3 की वैल्यू है, H3 की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट मैं HF3 के इक्वल मान सकता हूँ, कितने पे, 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो वो वैल्यू मेरे पास कहाँ से निकल के आएगी, ये 127.75। यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जब मैं H निकालता हूँ तो H क्या होता है, U प्लस PV होता है, करेक्ट है। बट जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है लिक्विड का, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। इनफैक्ट आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल आप पावर प्लांट को देख लीजिए। पावर प्लांट के अंदर जब आप रैंकाइन साइकिल के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको पंप वर्क निकालने को नहीं बोला है, और ठीक है, और ऑप्शंस दूर दूर हैं, ठीक है, पास नहीं दे रखे हैं, नेग्लेक्ट करने को बोल दिया है, या ऑप्शंस बहुत दूर दूर दे रखे हैं, तो उस केस में जब नेटवर्क आउटपुट निकालते हो तो टरबाइन माइनस पंप की जगह आप टरबाइन निकाल के देख लो, ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि टरबाइन पावर प्लांट के अंदर टरबाइन क्या हैंडल करता है, सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है, वहाँ पे सुपर हीटर लगाते हैं, रीहीटर लगाते हैं, और पंप क्या हैंडल करता है, लिक्विड, और लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही कम। यहाँ से देख लो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो 0.00130, 0.00147, तो 0.001, 0.001 अप टू 3 डेसिमल तक तो सेम भी है ऑलमोस्ट वैल्यू। तो इसी वजह से इस साइड में फर्क नहीं पड़ता, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, तो इसी वजह से H और U की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम। ऐसा एक क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो, नहीं तो घर जाके प्लीज उसके अंदर देखिएगा गेट की बुकलेट में, ऐसा एक स्टीम टेबल का क्वेश्चन आपके गेट के अंदर प्रीवियस ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में आया हुआ है, जिसमें एक स्टीम टेबल दे रखी है और ऊपर कॉलम्स के अंदर वैल्यूज आपको लिख रखी है, पर ऊपर कॉलम्स के अंदर ये नहीं बता रखा कि कॉलम एंथैल्पी का है या एंट्रोपी का है या स्पेसिफिक वॉल्यूम का है या इंटरनल एनर्जी का है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में दे रखे हैं। तो उस केस के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि H और U की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई इस साइड पे स्पेसिफिक वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, तो H3 की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू उसी टेम्परेचर के ऊपर,
सॉरी, तो उसी टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देख रहे हैं, तो उसी 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑलमोस्ट वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है, चाहे प्रेशर डिफरेंट हो, ठीक है, पर क्योंकि लिक्विड की साइड में मैं बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, तो इसी वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, और प्रेशर डिफरेंट है तो उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, ये TS के ऊपर है ना आपका, ठीक है, तो वैल्यूज क्या होंगी, सेम। तो इसका मतलब H3 की वैल्यू किसके इक्वल ले सकता हूं मैं, HF3 कितने पे, 15 पे। आप समझ आया आपको कि ये क्यों ले रखा था, ठीक है, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये HF3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब यहाँ पे जो H3 होगा, ठीक है, यहाँ पे जो H3 होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, HF3 एट द रेट ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम उसकी वैल्यूज़ देख लेंगे। 15 के ऊपर कितना दे रखा है, 127.75, ओके, 127.75 किलो जूल पर kg। और क्योंकि 3 to 4 प्रोसेस क्या है, थ्रॉटलिंग है, तो H3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, ठीक है, H3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, H4। तो इस तरीके से हमारे पास सारी एंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ आ गई। मैं इनको भी लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि H3 इज इक्वल टू H4 इज इक्वल टू 127.75 किलो जूल पर kg, ठीक है, किलो जूल पर kg। सो इस तरीके से हमने सारी एंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ निकाल ली। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर पावर कंजम्पशन है, COP है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे किलोवाट के अंदर पूछा हुआ है, तो इसका मतलब पावर कंजम्पशन और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आप जब भी निकाल पाओगे जब आपके पास मास फ्लो रेट भी होगा। तो मास फ्लो रेट निकालने का भी कुछ तरीका दे रखा होगा। तो मैं जनरलाइज्ड एक आपको समझा देता हूँ कि अगर मास फ्लो रेट अगर आपको निकालना हो, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, ठीक है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जब आप करेंगे लास्ट ईयर्स के, तो उसके अंदर आपको समझ आएगा कि मास फ्लो रेट निकालने के लिए या तो क्वेश्चन में रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखा होगा, ऑलरेडी गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर पावर इनपुट की वैल्यूज आपको गिवन होंगी, या फिर क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, या फिर अगर हीट पंप का क्वेश्चन होगा तो उसमें हीट रिजेक्शन अक्रॉस कंडेंसर वो वाला सेक्शन आपको दे रखा होगा किलोवाट में। तो ऐसे कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी जिससे आप कैलकुलेट कर सकें। तो इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की डाटा दे रखा है, अगर आप ध्यान दें तो देखो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड RPM। तो मतलब अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, सही है, देखते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर, ओके, इसको ध्यान रखिएगा, एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये जो है वो निकल के आता है m.v एंट्री टू द कंप्रेसर टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम π/4 d²L n/60 इंटू के। n/60 यूँ करा क्योंकि RPM को RPS में कन्वर्ट कर लिया। क्यों करना पड़ा, क्योंकि देखो यूनिट वाइज देखते हैं, आपको सीधा समझ आएगा। मास फ्लो रेट किस में, kg पर सेकेंड, स्पेसिफिक वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब पर kg, π/4 वो तो डायमेंशनलेस होता है, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्ट्रोक लेंथ और बोर डायमीटर, और ये किस में ले लिया, RPS में, ठीक है। सो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कैंसिल, kg से kg कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड्स कैंसिल आउट, ओके। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, डायमेंशनलेस आ गया। तो अब इसके केस के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.85, ठीक है। मास फ्लो रेट यार वो तो अननोन है, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी पंगा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1, उसके बारे में डिटेल में अलग से समझाएंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखा है, स्ट्रोक वॉल्यूम 500 cc। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया π/4 d²L। इसका मतलब डायरेक्टली वैल्यूज आपको इसकी दे रखी है 500, पर यूनिट्स को देखो ध्यान से, cc में है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ओके। RPM 500 दे रखा है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 500/60 इंटू के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो वो क्या हो जाएगा 1। अब इस केस के अंदर भी फिर एक और नई चीज़ निकल के आ गई, एक और नई चीज़ क्या कि V1 कैसे निकालें यार, तो ये इसको एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर A। अब V1 कैसे निकालोगे, एंट्री टू द कंप्रेसर। तो देखो
क्वेश्चन के अंदर कि एंट्री कंप्रेसर का कौन से रीजन में, तो फिर अगेन वही चीज़ आ गई। तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बाबा कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है प्रॉपरली टीएस डायग्राम। अगर टीएस सही तो क्वेश्चन सही। तो पॉइंट 1 कहाँ पे निकला, कहाँ पे, वेट रीजन में। वेट रीजन में निकला तो फॉर्मूला क्या लगेगा, VF प्लस एक्स VFG। तो V1 को क्योंकि वेट रीजन में है तो अब हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे VJ1। और पॉइंट 1 कौन सा है, इवापोरेटर पे है, लोअर के ऊपर। तो वैल्यूज़ देख लेते हैं यार। -15 पे, -15 पे ये वैल्यूज़, ये देखो ये वैल्यूज़ 0.00101, 0.00101, ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है 0.9, ठीक है। VG 0.0166, 0.0166 माइनस 0.00101, ठीक है। ये 0.0166 आ गया और ये VF ये दे रखा है आपको, ठीक है, लोअर के ऊपर। तो इस तरीके से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, V1 की स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके, एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर। तो V1 की वैल्यू आएगी 0.15041 और यूनिट्स आएंगी मीटर क्यूब पर kg। आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। नाउ यूज इन इक्वेशन नंबर A। भाई हमारा तो इंटरेस्ट नहीं था V1 में, हमारा इंटरेस्ट क्यों जाएगा, क्योंकि अपने को चाहिए पावर। पावर में क्या चाहिए, मास, RC में क्या चाहिए, मास। तो मास फ्लो रेट निकालने का तरीका क्या निकला, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सीक्वेंस समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ पे यूज़ करोगे और यहाँ से आपके पास मास फ्लो रेट की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। वो आएंगी 0.235 kg पर सेकेंड्स, ओके, 235 kg पर सेकेंड। तो अब इसका मतलब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसको पेस्ट कर लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो हमने निकाली थी। ठीक है, ये देखें। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या निकालना है, पावर, COP एंड RC, ठीक है। तो निकालना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट पार्ट, पावर इनपुट। तो पावर इनपुट क्या होगा, मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट, ओके, मास फ्लो इनटू वर्क इनपुट। तो इसके केस के अंदर मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट, ठीक है। सो m डॉट वर्क इनपुट बेसिकली क्या होगा, कंप्रेसर, और वो क्या हो जाएगा S2 माइनस H1। क्लियर है, क्योंकि ये तो आपका नेग्लिजिबल है, ठीक है, और इनफैक्ट S3 और S4 की वैल्यू सेम है। सो मास फ्लो रेट ये कितना है 0.235 निकाल चुके। S2 की वैल्यू देखो 332.80, H1 देखो 295.536। हम यूनिट चेक करते हैं, फिर मैं आपको पावर का आंसर बता दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। यूनिट्स क्या है, kg पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या है किलो जूल पर kg, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर किस में आ जाएगा, किलोवाट में। तो यहाँ से आपके पास पावर इनपुट की वैल्यू निकल के आएगी 8.757 किलोवाट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट का पूछा है COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है आपका, इवापोरेटर कहाँ से कहाँ है, 4 से 1 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा H1 माइनस H4, और ये क्या है S2 माइनस H1, ठीक है। हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 295.536 माइनस H4 127.75 अपॉन S2 332.80 माइनस H1 295.536। डायमेंशनलेस होगा, यूनिट्स तो कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास COP का आंसर आएगा 4.51, ओके, 4.51। नेक्स्ट थर्ड आपको निकालना है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो उसको दो तरीके हम निकालने के, क्योंकि आप दो फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हो। एक तो बेसिक तरीका RC इज इक्वल टू m डॉट इंटू RE, ओके, एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द टर्म रिलेटेड विद इवापोरेटर, और इवापोरेटर कहाँ से कहाँ है, 4 से 1 है। तो मास फ्लो रेट आपने कितना निकाला था 0.235,
ओके 0.235 kg पर सेकेंड। ओके यही हो जाएगा H1 माइनस H4, ये डायरेक्टली वैल्यूज हो जाएंगे 295.536 माइनस 127.75, ठीक है। तो यहाँ से RC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 39.50 किलोवाट। पर इतना अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दो चीज़ निकाल चुके हो तो मैंने आपको कई बार समझाया है और दोबारा बता देता हूँ कि COP का बेसिक फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हो मास फ्लो रेट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, RC अपॉन पावर इनपुट के अंदर हो जाएगा। तो अब अगर आपको RC निकालना था तो जस्ट आप क्या कर लीजिए, COP इंटू पावर इनपुट। तो अगर आप इन तीन चीज़ों में से RC, पावर इनपुट और COP, इन तीन में से कोई से भी दो निकाल चुके हैं तो उसके बाद तीसरे निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो COP हम निकाल चुके थे 4.51, ठीक है। और पावर इनपुट देखो ये निकाल चुके हैं 8.757, ओके 8.757। तो यहाँ से भी RC आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 39.50 किलोवाट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, ठीक है। सो अगर हो सके तो प्लीज़ एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन को देखना है, आंसर को मत देखिएगा, ठीक है। पहले ट्राई करिएगा, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियरिटी होंगी। अगर कहीं पर भी डाउट आए तो फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे VCRS के, कि जिससे हमारे और डिफरेंट टॉपिक्स और नए कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।